छठे भाव से जुड़े हुए हम सूत्र बताएंगे और समझाते हुए चलेंगे। लिख लीजिए। छठे भाव के कुछ विशेष सूत्र या छठे भाव का स्पेशल अध्ययन। छठा भाव हमारा यही है। मूलतः इससे क्या क्या देखा जाता है? रोग, ऋण और शत्रु। छठे भाव से मुख्य रूप से रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियां, विपदाएं। नौकरी का भी भाव ये होता है, क्योंकि दसम भाव कर्म स्थान है, तो ये कर्म का क्या हो जाता है? भाग्य भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लगन के लिए तो रोग, ऋण, शत्रु है, तो दसम के लिए ये भाग्य है, यानी कि इसी भाव से हम कंपटीशन भी देखते हैं। और दसम भाव कर्म है। अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता पड़ता है? कंपटीशन में आगे जाना पड़ता है। जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको पीछे छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए ये कंपटीशन ही कर्म का भाग्य है। तो छठे भाव से कंपटीशन यानी कर्म का भाग्य भी हो जाता है। तो पहला सूत्र है, छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में ही हो तो यह इसके लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है। खष्टेश अगर स्वराशि का हो, अर्थात अपने ही भाव में यानी छठे भाव में बैठा हो, तो बहुत अच्छा फल देता है। दशा भी उसकी अच्छी जाती है। दूसरा, अगर छठे भाव में उच्च का ग्रह होगा तो कंपटीटर्स जो आपके होंगे वो उच्च स्तर के होंगे, यानी बड़े लोगों से आपका कंपटीशन होगा। हारेंगे भी तो बड़े लोगों से हारेंगे। छठे भाव में उच्च का ग्रह उच्च स्तर का जीवन में कंपटीशन देता है, यानी आपको भी ऊंचे ले जाएगा, तभी आप ऊंचे लोगों से कंपटीशन कर पाएंगे। उच्च हो गया, स्वराशि हो गया। तीसरा, नीच का ग्रह अगर छठे भाव में हो तो व्यक्ति छोटे छोटे विवाद या कंपटीशन में उलझ के रह जाता है। बड़े कंपटीटर्स की तरफ जा ही नहीं पाता है, छोटे में ही उलझा रह जाता है। शत्रु परेशान करते हैं, विरोधी परेशान करते हैं, छोटे छोटे कंपटीटर्स से परेशान रहता है। छोटा सा कंपटीशन मिला, चिंतित हो गया, तो बड़े की तरफ क्या जाएगा? मतलब उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं रहता है कि ऊंचे स्तर पे जाके कंपटीशन कर पाए। क्योंकि जीवन में स्टेप होता है, पहले छोटे लोगों से आप लड़के जीतेंगे, फिर उससे बड़े लोग आएंगे, फिर उससे बड़े आएंगे, ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ेगा। तो नीच का ग्रह होने पर ना छोटे स्तर पर ही, निम्न स्तर के रह जाते हैं कंपटीटर्स। पीठ पीछे बुराई चुगली करके पराजित करने वाले। मित्र राशि का अगर यहाँ पर ग्रह बैठा होगा तो अच्छा फल करेगा। छठे भाव में अगर मित्र राशि का ग्रह होगा तो आप अपने बिजनेस में, नौकरी में जहां है वहां पर आराम से चलेंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। होता है ना, बहुत से लोगों के जीवन में सेटल है, जो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं। तो मित्र राशि का छठे भाव में ग्रह, लिख लीजिए ऐसे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सुकून की जिंदगी। शत्रु राशि का ग्रह छठे भाव में होगा तो शत्रु बाधा होगी। जो काम कर रहे हैं, जहां हैं वहां पर बने रहने के लिए जद्दोजहद और स्ट्रगल बनी रहेगी।
दो चार सूत्र हुए होंगे, गिनना है नहीं, गिनते आप लोग रहिएगा। आगे देखिएगा, अब एक विशेष सूत्र है जिसे आपको अनुभव करना होगा, और 80% मामलों में ये सही बैठ जाता है। क्या है कि अगर छठे भाव में दो ग्रह की युति हो, छठे भाव में दो ग्रह हो, और उसमें से एक छठे भाव का स्वामी हो, छठे भाव में दो ग्रहों की युति है और एक खष्टेश है, तो जो खष्टेश है उसके साथ जो दूसरा ग्रह बैठा होगा ना, उस ये दोनों मिलकर ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब इसी कुंडली में हम उदाहरण ले लेते हैं। छठे भाव में कौन सी राशि है? धनु। स्वामी कौन हुआ? गुरु। मान लीजिए गुरु यहीं पर बैठा है, छठे भाव का स्वामी छठे में ही हो, और कोई दूसरा भी ग्रह आकर के यहाँ पर बैठ जाए, मान लेते हैं चंद्रमा बैठ गया, तो जो जिसकी ये राशि है, जो छठे भाव का स्वामी है गुरु, इसकी महादशा हो, और जब उसके साथ बैठे ग्रह यानी चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, तो वो टाइम काफी अच्छा जा सकता है व्यक्ति के जीवन में। तो लिख लीजिए पहले, छठे भाव में, छठे भाव में छठे भाव का स्वामी बैठा हो और उसके साथ कोई दूसरा ग्रह हो, दूसरा ग्रह हो, तो षष्ठेश की महादशा, तो छठे भाव के स्वामी की महादशा में, छठे भाव के स्वामी की महादशा में साथ बैठे हुए ग्रह की अंतर्दशा, साथ बैठे हुए ग्रह की अंतर्दशा अच्छी जाती है, बशर्ते वो ग्रह पीड़ित ना हो। अब मान लीजिए कोई नीच का ग्रह पड़ जाए साथी में, तब वो नहीं अच्छा जाएगा। यही मेष राशि पड़ गई, मान लीजिए छठे भाव में मेष राशि पड़े और मंगल स्वराशि होके बैठा है, साथ में शनि आ गया, तो नियम तो इस पर भी लगेगा कि हाँ खष्टेश मंगल है, उसके साथ शनि है, तो मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा, तो शनि नीच का हो रहा है, तो शनि यहाँ पर नीच का होकर के अशुभ ही देगा। अब होगा क्या इस महादशा में, इस अंतर्दशा में अशुभ फल ही मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। शनि का जो अशुभ जितना मिलना था नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई शुभ योग बन रहा है, तो वह अशुभ योग के प्रभाव को ही कम कर सकता है, ना कि अशुभता को शुभ कर देगा। अब सवाल होगा आपके मन में कि दो के बजाय तीन ग्रह हो तो क्या होगा, चार हो जाए उसी के साथ। तो खस्टेश से जो डिग्री वाइज सबसे समीप होगा उसी की अंतर्दशा अच्छी जाएगी। यही गुरु भी बैठा है, यही मंगल है, यही मान लीजिए शुक्र भी आ गया, तो गुरु खस्टेश है, तो गुरु के समीप मंगल और शुक्र में से जो ज्यादा होगा डिग्रिकली, उसकी अंतर्दशा अच्छी जाएगी। और अगले की अंतर्दशा वैसे जज करेंगे कि हाँ भाव उसके लिए अनुकूल है, राशि अनुकूल है, शत्रु मित्र कैसा बैठा, उस हिसाब से। मतलब यह नियम दो ही ग्रहों पे लगाना है। तीन ग्रह है, चार ग्रह है, तो उनका अलग से युति के अनुसार या इंडिविजुअल अध्ययन कर लेंगे कि वो बली है कि निर्बली है, उस हिसाब से। ठीक है, अब दूसरा लिखिए। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, पहले समझ लीजिए। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, जैसे गुरु यहाँ पर है, छठे भाव का स्वामी गुरु ही होगा इस कुंडली में, तो गुरु छठे भाव में हो और यह द्वितीय भाव के स्वामी से युक्त हो, यानी सूर्य इसी के साथ आ गया हो। वैसे यह नियम वैसे भी सिर्फ छठे भाव में ही नहीं, कहीं भी हो तो भी लागू होता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ छठे भाव में ही होगा,
तो जब षष्ठेश की महादशा में द्वितीयेश की अंतर्दशा आएगी तो बड़ी धन हानि का संकेत मिलता है। गुरु जैसे यहाँ छठे भाव का स्वामी है, यहाँ पर बैठा हुआ है, और धन भाव का स्वामी सूर्य यहाँ है, छठे भाव में नहीं है, बल्कि यही कॉम्बिनेशन किसी दूसरे भाव में बना है तो भी अशुभता ही देगा। लेकिन अब चूंकि छठे में नहीं है तो थोड़ा कम। यानी यहाँ पर सूत्र लिखिएगा, अगर षष्ठेश षष्ठम भाव में हो और उसके साथ द्वितीयेश, इसी सूत्र को और बढ़ा लेंगे तो लाभेश को भी जोड़ सकते हैं, और उसके साथ द्वितीयेश या लाभेश हो तो षष्ठेश की महादशा में द्वितीयेश या लाभेश की अंतर्दशा, द्वितीयेश या लाभेश की अंतर्दशा धन हानि की घटनाएं दे सकती है। या कुछ ऐसी हानि की घटनाएं हो सकती हैं जो जीवन में पहले भी कभी हुई हो, यानी पुरानी हानि वाली घटनाएं रिपीट हो सकती हैं। धन हानि की घटनाएं होंगी, या कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, हानि वाली घटनाएं होंगी जो जीवन में पहले भी कभी हुई रही हो। अब खस्टेश जो है ना ही छठे भाव में, किसी भी भाव में खस्टेश द्वितीयेश के साथ हो तो कर्ज का योग बनता है, नोट कर लीजिएगा। कुंडली के किसी भी भाव में खस्टेश और द्वितीयेश की युति से कर्ज लोन, कर्ज या लोन की स्थिति रहेगी, ईएमआई वगैरह बड़े बड़े रह सकते हैं जीवन में। अब अगर खस्टेश पीड़ित, अगर ये द्वितीयेश पीड़ित नहीं होगा तो ईएमआई वगैरह आपके लिए मुसीबत नहीं होगी। उदाहरण से समझते हैं। इसी कर्क लगन में छठे भाव का स्वामी गुरु है, ठीक। ये गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है और इसी के साथ सूर्य बैठा है। सूर्य कौन है? धनेश है। गुरु क्या है? षष्ठेश है। धनेश क्या हुआ है? नीच राशि में हुआ है, पीड़ित हुआ है। तो अब जो कर्ज और लोन वगैरह की स्थिति आएगी ना, वह कुछ तनाव, टेंशन और पीड़ा दे देगी। यानी ऐसी स्थितियां बनेंगी कि कर्ज चुकाने के लिए टेंशन लेना पड़ जाए, आराम से ना चुके। वही स्थिति यहाँ पे बना दीजिए दसम भाव में, वही सेम स्थिति है, दसम में है। क्या दोनों में अंतर है कि नहीं है? यहाँ भी खष्टेश और धनेश की युति है, लेकिन धनेश क्या है? बली है। और खष्टेश भी पीड़ित नहीं है, मित्र राशि में है, मंगल की राशि में। यहाँ दो के दोनों पीड़ित थे, तो यहाँ दोनों है वही योग। लेकिन यहाँ पे चूंकि धनेश बलवान है तो धन की सप्लाई इतनी अधिक रहेगी कि वो कर्ज वगैरह आपके लिए कुछ जान नहीं पड़ेगा, आराम से निपट जाएगा। यानी वैसे भी जान लीजिए, जब भी कुंडली में कर्ज वगैरह की के योग हो, कोई पूछे कर्ज लेना है आराम से निपटेगा कि नहीं, तो धनेश अगर अच्छा होगा तो कर्ज निपट जाएगा। धनेश अगर वीक होगा कुंडली में कहीं भी तो कर्ज लेने के बाद तकलीफ आएगी। कर्ज को चुकाना यहीं से देखेंगे।
धनेश से, ठीक है। अगला सूत्र देखिए। अभी एक चीज आप पढ़े कि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो और उसके साथ कोई ग्रह होगा तो उसकी अंतर्दशा अच्छी जाएगी। इसी सूत्र को और विस्तारित करते हैं। छठे भाव का स्वामी छठे में हो और उसके साथ कोई ग्रह हो तो वह अच्छा अंतर्दशा में। दूसरा, कोई भी ऐसा ग्रह जो छठे भाव के स्वामी से संबंध बनाएगा उसकी अंतर्दशा अच्छी जा सकती है। साथ ना बैठा होगा तो भी, जैसे खष्टेश यहाँ पर गुरु है, गुरु यहाँ हो गया और इसी के साथ चंद्रमा आ गया तो गुरु की महादशा में चंद्रमा अच्छा जाएगा। अब उसके साथ नहीं बैठा है, मान लीजिए सामने आ गया, तो दृष्टि संबंध तब भी बन गया तो भी अच्छा जाएगा। दूसरा, अगर नक्षत्र परिवर्तन हो गया है, खष्टेश के साथ कोई ग्रह नक्षत्र से संबंध बना ले नक्षत्र परिवर्तन करके, तो भी अच्छा जाएगा। यानी खष्टेश खष्टम में हो और उसके साथ कोई ग्रह हो तो खष्टेश की महादशा में उस ग्रह की अंतर्दशा अच्छी जाएगी। अथवा खष्टेश से कोई भी ग्रह संबंध बना के बैठा हो, राशि परिवर्तन करके बैठा होगा और खष्टेश खष्टम में ही हो। राशि परिवर्तन कहाँ से होगा जब खष्टेश खष्टम में रहेगा? नक्षत्र परिवर्तन हो, दृष्टि संबंध हो, या कोई नक्षत्र परिवर्तन ना भी हो, अगला ग्रह सिर्फ खष्टेश के नक्षत्र में आ जाए, बृहस्पति के एक ही आ जाए, दूसरा ग्रह बृहस्पति या खष्टेश के नक्षत्र में, तो भी उसकी अंतर्दशा अच्छी जाएगी। अगला, अष्टम भाव का संबंध विवाह विच्छेद में भी होता है, डाइवोर्स और तलाक लड़ाई झगड़े में भी होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कभी भी खष्टेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं होता है। लिख लीजिएगा, खष्टेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। राशि परिवर्तन नहीं अच्छा होगा। दूसरी चीज, दो स्थितियां बन जाएंगी, खष्टेश खष्टम में हो और सप्तमेश उसके साथ आके बैठ जाए। छठे भाव का स्वामी छठे में हो और सातवां उसके साथ आके बैठे, या सातवें का स्वामी सातवें में हो और खष्टेश उसके साथ आके बैठे, तो भी विवाह विच्छेद की संभावना है। वही चीज है, दोनों सिर्फ रिवर्ट किया जा रहा है। खष्टेश खष्टम में सप्तमेश के साथ हो, चाहे सप्तम में सप्तमेश के साथ खष्टेश जाए, तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। अब इसमें और श्योरिटी कहाँ से आ सकती है? जब इस पे और क्रूर ग्रहों का प्रभाव आएगा तो बात और की होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे गुरु खष्टेश है और इसी के साथ सप्तमेश शनि आ गया और मान लीजिए मंगल की भी दृष्टि आ गई या सूर्य देख रहा है, क्रूर ग्रह जब देखेंगे तो स्थितियां और बिगाड़ेंगे, और शुभ ग्रह जब देखेंगे तो संभालेंगे। वहीं आगे लिखिएगा, इस योग में क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह की दृष्टि से क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह की दृष्टि से चीजें और बन या बिगड़ सकती हैं। शुभ ग्रह रहेगा तो बनेगा, मेंटेन करेगा, और क्रूर ग्रह रहेगा तो और बिगाड़ेगा। शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह की दृष्टि से चीजें और बन और बिगड़ सकती हैं।
गुरु यहाँ पर बैठा है, खष्टेश है, और शनि यहीं पर आ गया, तो यह एक योग बन गया और स्पष्ट दिख गया। इतना तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, होता रहता है। अब वह बात डाइवोर्स तक जाएगी कि नहीं, सिर्फ इसी से नहीं डिसाइड करना है पाठक जी। सातवां भाव भी देखेंगे कि उसमें कैसे ग्रह बैठे हैं, इन पे कौन सी दृष्टि आ रही है, ये किस नक्षत्र में है, तब पूरा जजमेंट आ जाएगा। हाँ, इतने से इतना जजमेंट आ गया कि यह एक योग जो है, खष्टेश के साथ सप्तमेश आया है, यह कारण बना रहा है विवाद का। लेकिन विवाद का कारण बना रहा, तलाक का, डाइवोर्स का, विच्छेद का सिर्फ इतने से नहीं बनेगा। अब इसी कुंडली में मान लीजिए, देख लेते हैं, शनि जो बैठा हुआ है एकादश में, इसको मान लीजिए यहाँ पे नहीं है एकादश में, शनि यहीं पर है गुरु के साथ, गुरु भी यहाँ नहीं है। अब इसी कुंडली को देख के बताइए, ये जो खष्टेश के साथ सप्तमेश बैठा, ये विवाद को दिखाया, क्या विवाद डाइवोर्स तक जा सकता है? पूरा एनालिसिस पूरी कुंडली देख के निकालिए। जा सकता है, क्योंकि सप्तमेश खष्टम में है, वो भी खष्टेश के साथ है, भाव भी गड़बड़ है और भाव का स्वामी भी वहीं बैठ गया। और सप्तम में जब देखेंगे तो एक तो दुर्योग बना, चंद्र राहु का ग्रहण, दूसरा मंगल राहु का अंगारक, दो दो दोष बन गए भाव में। और मंगल राहु दो क्रूर ग्रह भी हैं, यानी अगर भाव पे देखें तो दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी है। आगे अगर शुक्र को भी देखते हैं वैवाहिक जीवन के लिए, तो शुक्र भी द्वादश भाव में है। 6 8 12 में जाना ठीक नहीं है ना, भावेश भी छठे में है और कारक भी 12 में है। और ऊपर से यहाँ भी सूर्य भी सामने है, सूर्य शनि का आमने सामने होना ठीक नहीं है, यानी इनके जीवन में डाइवोर्स तक की स्थिति आ सकती है। अब बदल गया, क्योंकि अब कुंडली बदल रही है। पहले जब यहाँ उदाहरण लिए थे उस चीज के लिए बात कर रहे थे, जब गुरु शनि यहाँ पर था। फिलहाल अभी चेंज हो गया। अगला लिखिएगा, छठे भाव में बृहस्पति के होने से व्यक्ति किसी वाद विवाद में ना पड़े या समझौता करे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। छठे भाव में बृहस्पति के होने से या बृहस्पति की दृष्टि होने से व्यक्ति को समझौतावादी रवैया अपनाना चाहिए, और होता भी यही है। व्यक्ति उलझना नहीं चाहता, गुरु ज्ञान है ना, तो बैठेगा तो ज्ञान देगा कि लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। गुरु छठे भाव में होने से समझौतावादी रवैया। अगला, सूर्य मंगल शनि राहु, सूर्य मंगल शनि राहु के छठे भाव में होने से या दृष्टि डालने से, भाव में जो होने का फल है वही दृष्टि का भी फल होता है ग्रहों का, थोड़ा माइनर होता है, कम होता है, लेकिन होता वही है। सूर्य मंगल शनि राहु के होने से शत्रुहंता होता है, यानी वाद विवाद लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में विजय होती है। चंद्रमा बुध और शुक्र के होने से पराजित होता है, यानी शुभ ग्रह अगर होगा बृहस्पति तो वो समझौता करा देगा आपको, किसी प्रकार से हार से बचा लेगा, बुद्धि दे देगा कि यहाँ ठीक नहीं है उलझना, यहाँ समझौता ही ठीक है, बगल हो जाना ठीक है। लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा, कहीं भी उलझेंगे पराजित होंगे। फिर उसके बाद बुध, फिर उसके बाद शुक्र। शुभ ग्रह चंद्रमा बुध और शुक्र का होना शत्रुहंता योग नहीं बनाता है। और अगर केतु हो तब क्या होगा?
अगर छठे भाव में केतु महाराज बैठते हैं तो अगर काल पुरुष की कुंडली वाइज देखेंगे तो छठे भाव में कौन सी राशि पड़ती है? 6 नंबर। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राहु क्यों अच्छा कह दिए, केतु को क्यों नहीं उसमें शामिल किए? क्योंकि काल पुरुष के अनुसार यहाँ पर 6 नंबर पड़ता है, राहु जिसमें अच्छा प्रदर्शन करता है कन्या राशि में बुध के घर में। लेकिन बुध के घर में केतु अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। तो अगर छठे भाव में केतु बैठा है तो शत्रुहंता योग तब बनेगा जब मंगल कुंडली में अच्छा होगा। छठे भाव में केतु हो और मंगल कुंडली का अच्छा हो तो शत्रुहंता योग, और अगर मंगल अच्छा ना हो तो शत्रुहंता योग कमजोर रह जाता है। अगला सूत्र, लग्नेश अगर छठे भाव में आता है तो वह जातक स्वयं का शत्रु खुद होता है। लग्नेश छठे भाव में हो तो जातक स्वयं का शत्रु स्वयं बन जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत प्रयास करने के बाद नौकरी लग गई, तो पता चला बिना बताए 5 दिन गायब है, नौकरी चली गई, तो ये स्वयं के साथ शत्रुता करना स्वयं ही तो हुआ। ऐसे ही फैसले व्यक्ति करता जिससे अपने फैसलों के कारण बाहर का कोई शत्रु उसे नहीं परेशान करेगा। अयोध्या प्रसाद जी, लग्नेश छठे में होगा तो बाहर का कोई व्यक्ति आपके लिए कंप्लेन लेके आए, कंपटीशन खड़ा करे, ये सब नहीं होगा। आप स्वयं ही अपने लिए एक चुनौती बन जाएंगे। यानी आपको अनुशासित रहना सीखना पड़ेगा। लग्नेश छठे में हो तो अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है व्यक्ति को खुद के लिए। वही अनुशासन की कमी करता, लग्नेश छठे में हो तो व्यक्ति अनुशासित नहीं रह पाता। यही कमोबेश अष्टम में भी जाने से होता है, व्यक्ति अनुशासित नहीं रह पाता। द्वादश में जाने से भी यही होता है। अगला नियम, जैसे अभी बताया गया था आपको, यहाँ पे खष्टेश है और इसी के साथ सप्तमेश आ गया तो वैवाहिक जीवन के लिए खराब हुआ। और उसी के पहले एक चीज बताया गया था, खष्टेश खष्टम में हो और उसके साथ जो ग्रह बैठा होगा तो उसकी अंतर्दशा अच्छी जाएगी। लेकिन जब सप्तमेश बैठा होगा तो उस अंतर्दशा में धन तो आप कमा लेंगे, लेकिन जो दाम्पत्य है उस मामले में अच्छा नहीं जाएगा। समझिए बात, ये जो अच्छा होना बताया गया है कि खष्टेश के साथ जो ग्रह खष्टम में होगा उसकी अंतर्दशा अच्छी होगी, वह धन कैरियर नौकरी के परिप्रेक्ष्य में है, ना कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। अब खष्टेश खष्टम में है और उसके साथ सप्तमेश आके बैठा है तो उस दशा में तो और विवाद बढ़ाएगा वैवाहिक जीवन में। दूसरा, अभी जो बताया था नियम उसी को और एक्सपेंड कर रहे हैं हम। अगर छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में हो और सप्तमेश भी वही हो, यानी खष्टेश और सप्तमेश की युति सप्तम भाव में हो, तो अष्टमेश या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा वैवाहिक जीवन के लिए गड़बड़ जाएगी। लिखिएगा, खष्टेश और सप्तमेश की युति सप्तम भाव में हो तो अष्टमेश की अंतर्दशा
भी वैवाहिक जीवन के लिए खराब रहेगी। षष्ठेश की तो रहेगी ही खराब, सप्तमेश की भी खराब रहेगी, लेकिन अलग से अष्टमेश का भी खराब जाता है। अच्छा, किसी भी कुंडली में ना अच्छी कुंडली किसे मानेंगे? कि शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह ऐसे ऐसे बैठे हो ना, कि लगातार ना तो क्रूर ग्रह पड़े ना लगातार शुभ ग्रह पड़े, सब बिखर के बैठे हो। मान लीजिए यहाँ क्रूर ग्रह हुआ तो यहाँ कोई शुभ आ जाए, यहाँ क्रूर हुआ, यहाँ क्रूर हुआ तो यहाँ कोई शुभ आ जाए। मतलब शुभ ग्रह और क्रूर ग्रहों का एक तरीके से कुंडली में बिखराव रहे, ना कि शुभ ग्रह बैठे तो इकट्ठे दो भाव में बैठ के या तीन भाव में बैठ के खत्म हो गए और क्रूर ग्रह फैले हुए हैं। एक और चीज जान लीजिए, जो शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी देखते हैं उसके लिए, जैसे यहाँ पंचम में गुरु बैठा है, शनि यहाँ हो गया और बुध यहाँ हो गया, तो शनि शुभ कर्तरी में आ गया ना, शनि शुभ कर्तरी में आ गया। इसी प्रकार से एक बृहद शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी बनता है, जो अभी बता रहा हूं कारण कि ग्रहों को दूर दूर एक साथ नहीं पूरा बिखराव होकर के बैठना चाहिए, उसका कारण समझिए। जैसे जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ पर है, चंद्रमा मंगल राहु यहाँ पर है, अब मान लीजिए शुक्र यहाँ पर है, शुक्र नवम भाव में है या अष्टम में है, तो आप यहाँ देखेंगे कि गुरु यहाँ है और शुक्र यहाँ है। भले ही ये दूर है, लेकिन ये जहां से जहां तक की दूरी में है ना, इतनी दूरी में शुभ कर्तरी बना देंगे। यानी अगर पंचम भाव में बृहस्पति है और नवम में शुक्र है, तो बृहस्पति और शुक्र का शुभ कर्तरी लागू हो जाएगा छठे सातवें और आठवें भाव के लिए भी। हालांकि इसका असर कम होता है क्योंकि ये दूर से बन रहा है, लेकिन फिर भी इसका असर होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इस प्रकार से होता है, जैसे आपने सुना होगा कालसर्प दोष, पुराने ग्रंथों में लिखा भी नहीं है। कालसर्प दोष खराब क्यों माना जाता है? अभी जो बताया उसी से स्पष्ट है क्यों खराब है। काल सर्प दोष में क्या होता है, सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाएंगे ना, यही तो होगा। तो अभी जो बताया हूं इस हिसाब से, जैसे इसी कुंडली में गुरु को मान लेते हैं पंचम में नहीं है, गुरु यहाँ बैठा है, अब इस कुंडली में कालसर्प दोष लागू हो गया। डिग्री भी मान लेते हैं राहु केतु की जो है कम है, यानी बुध भी राहु केतु, चंद्रमा मंगल भी राहु केतु के ही अंदर में है। काल सर्प मतलब अयोध्या प्रसाद जी क्या होता है कि सारे ग्रह राहु केतु के भीतर आ गए, यानी सारे ग्रहों पे पाप कर्तरी लागू हो गया। यही तो हुआ ना, एक तरफ राहु है एक तरफ केतु, उसके बीच में सारे ग्रह हैं, यानी सभी ग्रहों पर पाप कर्तरी लागू हुआ, इसीलिए वह बुरा है। अभी इस कुंडली के सारे ग्रह शुभ कर्तरी में आ जाएं, एक तरफ बृहस्पति हो जाए एक तरफ शुक्र और सभी ग्रह उसके भीतर में हो, बहुत सुंदर योग होगा। जैसे काल सर्प बुरा है वैसे यह योग अच्छा हो जाएगा। इसको भी थोड़ा अपने तरीके से लिख लीजिए, वही नोट करिए। मैं पूरा एक्सप्लेन करके ही लिखा दे रहा हूँ। जब कुंडली में काल सर्प लागू होता है, तो इसका आशय यह होता है कि सभी ग्रह सभी ग्रह राहु केतु के मध्य आ गए।
राहु केतु के मध्य आ गए, अर्थात सभी ग्रहों पर पाप कर्तरी योग लागू हो गया। अर्थात सभी ग्रहों पर पाप कर्तरी योग लागू हो गया। इसी प्रकार से अगर सभी ग्रह राहु केतु के मध्य ना हो, राहु केतु के मध्य ना हो, बल्कि दो किसी अन्य क्रूर ग्रहों के मध्य में आ जाएं, किसी अन्य दो क्रूर ग्रहों के मध्य आ जाएं, तो भी सभी ग्रहों पे पाप कर्तरी लागू हो जाएगा। राहु केतु वाला तो आप जान ही रहे हैं, काल सर्प मान लेते हैं। ये सभी ग्रह हैं। हम यहाँ से हटा दे रहे हैं शनि को और मंगल को। शनि बैठे हुए हैं यहाँ पे द्वितीय भाव में, और मंगल बैठा हुआ है छठे भाव में। गुरु भी नहीं है, गुरु यहाँ पर है। अब जरा देखिएगा, शनि द्वितीय में, मंगल छठे में। अब सभी ग्रह शनि मंगल के एक ही तरफ बैठे हैं। यहाँ मंगल है, फिर इसके बाद अन्य सारे ग्रह, ऐसे हो गया। तो ये शनि और मंगल का जो पाप कर्तरी है, ये पूरे ग्रहों पे लागू हो गया। यानी इसको बृहद शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी बोल सकते हैं। इसमें राहु केतु का विशेष दुष्प्रभाव आता है, इसीलिए राहु केतु के लिए अलग से काल सर्प दोष बना दिया गया। लेकिन इसमें सीन अलग अलग होंगे। जैसे शनि मंगल जब बनाएगा तब, और जब राहु केतु बनाएगा तब में फलादेश में अंतर है। राहु केतु सारे ग्रहों को बांधता है, जबकि अन्य सारे ग्रह जो हैं तनाव चिंता परेशानी देंगे, लेकिन फल को खुद नहीं खत्म करेंगे। राहु केतु तो वो चीज है जो दूसरों का बल ले लेते हैं भैया, याद रखिएगा। राहु गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु की शुभता ले लेगा। तो राहु केतु दूसरों के बल से चलते हैं, तो इसलिए इनका पाप कर्तरी ज्यादा गड़बड़ होता है। ये जितने ग्रहों को अंदर बंधन में डालते हैं, सबका फल ले लेते हैं। अब यहीं पर एक दूसरी चीज इस तरीके से समझिए कि सभी ग्रह, एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य है। सूर्य और मंगल के बीच में सारे ग्रह बैठे हैं। पाप कर्तरी लागू है। पाप कर्तरी क्या देता है? तनाव देता है। सभी ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में रहेंगे तो वो जीवन में झिकझिकबाजी हर क्षेत्र में पैदा करते हैं। लेकिन जब सारे ग्रह सूर्य मंगल के बीच में आ गए तो तनाव रहेगा, लेकिन जीवन की रक्षा भी करेंगे। क्योंकि एक तरफ राजा बैठा है और एक तरफ सेनापति, यानी किले का भी निर्माण हो रहा है। लॉजिक समझने का प्रयास करिए। सभी नौ ग्रहों को किसने घेर रखा है? राजा और सेनापति ने। तो राजा और सेनापति के मध्य सारे ग्रह हैं, तो ये क्रूर कर्तरी है, तनाव रहेगा, यानी जीवन में खतरे आएंगे, डर बना रहेगा। लेकिन ये जब राजा और सेनापति ने सबको घेर रखा है तो ये कवच की तरीके से, यानी खतरे से बचाएगा भी। वहीं अच्छे योगों की अगर हम बात कर लें, सारे ग्रहों पे शुभ कर्तरी, जैसे काल सर्प लागू होगा तो शुभ कर्तरी भी लागू होगा। शुक्र द्वितीय भाव में है, गुरु छठे भाव में है।
अब ये सारे ग्रह आ गए ना गुरु और शुक्र के बीच में शुभ करतरी। पहले आप क्या जानते थे कि जो भाव है उसके अगले और पिछले भाव में शुभ ग्रह क्रूर ग्रह हो, और डिग्री वाइज भी देखते थे। तो ऐसे ये योग दो भाव तीन भाव या संपूर्ण रूप से भी लागू किया जा सकता है, पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी वाला। यानी कुंडली में जितने ग्रह शुभ ग्रहों के मध्य में होंगे, जितने भाव शुभ ग्रहों के मध्य में होंगे, वो भाव अच्छे फल करेंगे। उन भावों में आपको सकून से फल मिल जाएगा। और जो भाव पाप कर्तरी में रहेंगे, सकून से फल नहीं मिलेगा। छठे भाव में क्रूर ग्रह हो, आठवें भाव में क्रूर ग्रह हो, तो ससुराल से कोई ना कोई संताप बना रहेगा। पत्नी से संताप बना रह सकता है, पत्नी से नहीं है तो ससुराल से रहेगा। इसीलिए सभी ग्रहों का एक साथ शुभ ग्रहों का होना या क्रूर ग्रहों का होना ठीक नहीं है। वो बिखर के बैठे, ताकि अगर बात लगे भी तो कहीं क्रूर कर्तरी बने तो कहीं शुभ कर्तरी भी बनता जाए। काल सर्प इसीलिए बुरा है क्योंकि वो पूरे सभी ग्रहों को ही पाप कर्तरी योग में डाल देता है। आगे, अगर एक चीज और देखेंगे, जब खष्टेश सप्तम भाव में जाता है और सप्तमेश इसी के साथ में होता है, तो ऐसे जातकों का माता के साथ विवाद होने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। चंद्रमा जरा सा भी वीक मिला तो माता के साथ भी विवाद बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ भी होता है। अगर खष्टेश सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ हो और चंद्रमा वीक हो, तो माता से भी विवाद होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में चंद्र का बल भी देखना चाहिए। कितना विवाद होगा, छोटा बड़ा हो सकता है, वो चंद्रमा की स्थिति पे निर्भर करेगा। चंद्रमा ठीक होगा तो सप्तमेश के साथ खष्टेश के दुष्प्रभाव को कम करेगा, अन्यथा नहीं कम कर पाएगा। अगला सूत्र, यदि खष्टम भाव में, लिख लीजिए पहले, यदि खष्टम भाव में द्विस्वभाव राशि हो, यदि खष्टम भाव में द्विस्वभाव राशि हो और खष्टेश आकर के वहां पे बैठा हो, नाम ही इसका द्विस्वभाव है। यदि खष्टम भाव में द्विस्वभाव राशि हो और सप्तमेश वहां बैठा हो, तो ऐसे जातक एक पत्नी के साथ साथ दूसरी पत्नी की भी इच्छा रखते हैं। मतलब दो विवाह करना चाहते हैं। दो विवाह, एक तो होता है एक छूटे तब, दूसरा इस केस में एक को पकड़े हुए भी दूसरा विवाह की इच्छा रखते हैं। और बहुत से लोगों ने दो विवाह किया भी है, तमाम सारे आप देखते होंगे, कभी कभी उसमें भी शॉर्ट वगैरह में आता है, वीडियो वगैरह में। द्वि स्वभाव में गया है, इसलिए सप्तमेश का द्वि स्वभाव में जाना। अब इसको और अगर बात लागू करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम? सप्तमेश द्वि स्वभाव में गया हो और शुक्र भी द्वि स्वभाव राशि में होगा अगर, तो यह बात और दृढ़ हो सकती है। व्यक्ति की इच्छा रहती है ऐसे लोगों की दो विवाह की।
सप्तमेश अगर छठे भाव में जा करके द्विशुभ भाव में होगा तो और भी प्रबल योग होगा। अन्य भावों में कहीं भी जा करके द्विशुभ भाव में हो और शुक्र भी द्विशुभ भाव में हो तो भी योग होता है, जिसके कारण से वैवाहिक जीवन में तनाव और परेशानी आ सकती है। यानी एक तरीके से इसको एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर में भी जोड़ा जा सकता है। यानी पहले से कहीं कुछ प्रेम प्रसंग है, उसी के साथ विवाह करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ में नहीं है तब भी दो विवाह की इच्छा। सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में हो, शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो और दोनों में से कोई एक छठे भाव में हो तो योग और प्रबल होगा। ऐसे लोग दो विवाह करने की इच्छा रखते हैं। कोई ना कोई प्रेमी प्रेमिका के को अपने जीवन में अस्थायी करने का प्रयास करते हैं विवाह के बावजूद भी। अगला लिखिएगा, यदि लग्नेश छठे भाव में हो, यदि लग्नेश छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो, तो जब खष्टेश में लग्नेश की अंतर्दशा आएगी, तो जब खष्टेश में लग्नेश की अंतर्दशा आएगी तो घोर पीड़ा, चिंता, कष्ट और भयानक बीमारियां आ सकती हैं। ऐसी बीमारी आएगी जो आपके आर्थिक स्थिति को बहुत डामाडोल कर दे। लग्नेश छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो तो खष्टेश में लग्नेश की अंतर्दशा भयानक परेशानियां और गंभीर स्वास्थ्य बाधाएं लेकर के आती है। इसी सूत्र को अगर और जो अभी पीछे एक दो सूत्र बताया गया और अभी बताया गया, अगर इसी पे चिंतन करें तो आपको 12 सूत्र मिलेंगे। 12 सूत्र ऐसे बन सकते हैं जैसे अभी धन वाला बताया गया था, अभी लगन वाला बता दिए। तो यहाँ पे ऐसा समझिए, किसी भी भाव का स्वामी छठे भाव में आया हो, ठीक है, किसी भी भाव का स्वामी छठे में आया हो और खष्टेश अष्टम में गया हो तो, या फिर द्वादश में ही गया हो तो जब खष्टेश में उस भाव के स्वामी की अंतर्दशा आएगी तो उस भाव से जुड़ा कष्ट होगा। इसको अपने शब्द में अभी लिखिएगा, पहले फिर से समझिए। चौथे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है इस कुंडली में। शुक्र आ गया छठे भाव में, ठीक। किसी भी भाव का स्वामी छठे में आया हो और छठे भाव का स्वामी आठवें में गया हो तो, या छठे का स्वामी 12वें में गया हो तो आठवें में बड़ा कष्ट और द्वादश में जाएगा तो उससे कम कष्ट। कब मिलेगा? खष्टेश की महादशा में, जब उस भाव के स्वामी की अंतर्दशा आएगी। जैसे शुक्र यहाँ आया है तो चौथे भाव से जुड़ा कष्ट मिलेगा। कब? गुरु यहाँ मान लीजिए अष्टम में है, खष्टेश अष्टम में है
और चतुर्थेश खष्टम में आया है। तो जब गुरु की महादशा यानी छठे भाव के स्वामी की महादशा होगी और चौथे भाव के स्वामी की अंतर्दशा होगी, तो भूमि, भवन, वाहन, माता से जुड़ा एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि हो सकता है। पांचवें भाव के लिए यही लागू करिए। संतान के लिए बुरा हो सकता है कब? पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर कौन है? मंगल, वह आ गया छठे भाव में। ठीक। और जो छठे भाव का स्वामी है वह कहाँ हो? अष्टम में हो या द्वादश में हो? अब बताइए कौन सी महादशा, कौन सी अंतर्दशा? खष्टेश की महादशा, गुरु की महादशा में, मंगल की अंतर्दशा में पंचम भाव से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अब यही बात आप कैरियर के लिए लागू करिए, इसी कुंडली के लिए देख लीजिए, लागू सब पे वैसे ही होगा। दशमेश कहाँ हो? छठे भाव में। दशमेश छठे भाव में आया है तो सिर्फ इतने से ही नहीं, छठे भाव का स्वामी कहाँ गया हो? अष्टम में गया हो या द्वादश में गया हो? अब बताइए कौन सी महादशा, कौन सी अंतर्दशा में कैरियर खराब होगा? गुरु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा। छठे भाव के स्वामी की महादशा में वैवाहिक जीवन के लिए बनाइए, सातवें भाव के लिए यही योग बनाइए। यहाँ सप्तमेश कौन है? शनि है, वो आ गया छठे भाव में, और खष्टेश आ गया अष्टम भाव में। अब बताइए कौन सी महादशा, कौन सी अंतर्दशा में पत्नी से जुड़ी बुरी चीजें होंगी? गुरु की महादशा में, शनि की अंतर्दशा। अंडरस्टूड हो रहा है ना? कैलाश जी बात समझ पा रहे हैं? सीधा फार्मूला एक ही है, सभी भावों पे वही लागू हो रहा है। कोई भी ग्रह जो छठे भाव में आया है उस भाव से जुड़े फल की हानि होती है, ये तो सामान्य सा नियम है ना। कोई भी भाव का स्वामी आठवें भाव में आया हो तो उस भाव की हानि, कोई भी भाव का स्वामी 12 में गया हो तो हानि। 6 8 12 गड़बड़ है ही। बस इसी में ये एक नियम ये लगा दिया गया कि कोई भी भाव का स्वामी छठे भाव में आया हो और छठे भाव का स्वामी आठवें में या 12वें में गया हो तो विशेष हानि। अब इसी को और चेंज करते हैं। किसी भी भाव का स्वामी अष्टम में आया हो, ध्यान दीजिएगा, वही नियम आठवें और 12वें भाव के लिए लगा सकते हैं। किसी भी भाव का स्वामी अष्टम में आया हो और अष्टमेश छठे भाव में गया हो या 12वें भाव में गया हो, वही नियम लगा रहा हूँ, छठे भाव के बजाय आठवें पे अब लगा रहा हूँ। वीरेंद्र जी, यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है, वह अष्टम भाव में आ गया। ठीक। जो भी भावेश अष्टम में, छठे में, 12वें जाता है उसको पीड़ा होती है, पीड़ा मिल गया। अब अगला नियम, अष्टमेश जो है अष्टम में ना हो, छठे में हो या 12वें में हो, तो कब तकलीफ आएगी? अष्टमेश की महादशा में जब शुक्र का अंतर आएगा। यहाँ क्या चल रहा था? खष्टेश की महादशा में जो भाव का स्वामी आके बैठा उसकी अंतर्दशा। अब यहाँ पर अष्टमेश की महादशा, कैरियर के लिए बताइए इसी में। कैरियर के लिए क्या हो गया? कौन सा ग्रह आना चाहिए अष्टम में? मंगल। मंगल दशमेश है, अष्टम में आ गया। ये वैसे परेशानी देने वाला है। परेशानी और कब बढ़ेगी? जब अब शनि जो कि अष्टमेश है वह कहाँ हो? छठे में हो या 12वें में हो। तो अष्टमेश कौन हुआ? शनि। शनि की महादशा में, मंगल की अंतर्दशा में दसम भाव से जुड़े बुरे फल हो सकते हैं। अब यही बात आप 12वें भाव के लिए भी लागू कर सकते हैं। 12वें भाव में जा करके तीसरे भाव का स्वामी बुध बैठ गया और 12वें भाव का स्वामी कहाँ गया हो? छठे भाव में या 8वें भाव में। तो जब 12वें भाव के स्वामी की महादशा और 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा रहेगी
तब तृतीय भाव यानी भाई बहनों से जुड़ा हुआ और पड़ोसियों से जुड़ा हुआ संघर्ष आ सकता है। अगर दोनों ग्रह एक ही है, जैसे यहाँ पर तीसरे का भी स्वामी बुध है और 12वें का भी बुध है, तो बुध की तो ये जाएगा, तब भी वही नियम जाएगा। तो महादशा अंतरदशा दोनों सेम रहेगी। जैसे हर ग्रह में पहली अंतरदशा उसी ग्रह की होती है ना, तो बुध की महादशा में बुध की ही अंतरदशा में परिणाम मिल जाएगा, अगर दोनों ग्रह सेम होंगे। तो यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो हर भाव के लिए एक नियम निकलेगा। पहले तो अष्टम भाव से जुड़ा 12 नियम निकलेगा, ये छठा छोड़ दीजिए, 11 नियम निकलेगा, 11 भाव है। फिर ऐसे अष्टम भाव के लिए 11 नियम, फिर द्वादश भाव के लिए 11 नियम। यहाँ पे आपको ये आइडिया मिल गया है कि जो जनरल चीज आप जान रहे थे कि किसी भी भाव का स्वामी छठे भाव में जाए, 8वें में जाए, 12वें में जाए तो गड़बड़ हो जाता है। अब अगला नियम उसी में है, तब वह और गड़बड़ फल देगा जब उस भाव का स्वामी अगर छठे में गया है तो खष्टेश अष्टम में या द्वादश में हो, अष्टम से जुड़ा है तो अष्टमेश खष्टम या द्वादश में हो, द्वादश से जुड़ा हो तो द्वादश खष्टम या अष्टम में हो। मतलब एक ही फार्मूला है, अलग अलग लिखेंगे तो 33 फार्मूले निकलेंगे। इसमें कोई दिक्कत हुई है समझने में? अभी इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाद में भी क्लास के, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इसी को और उल्टा करेंगे तो और भी अभी कुछ समझ सकते हैं क्या। अभी आपने राजेश जी यह पढ़ा कि भाव का स्वामी छठे में आया हो, 8वें में गया हो, 12वें में गया हो। इसी का अपोजिट भी कर सकते हैं, अष्टमेश चतुर्थ भाव में गया हो और चतुर्थेश, अष्टमेश नहीं सॉरी खष्टमेश, लागू तो सब पे होगा, यहाँ चतुर्थ। ये जो खष्टेश है ये चौथे भाव में गया हो। आप लोगों के बुद्धि की परीक्षा है, बताइए। खष्टेश चतुर्थ में गया है, तो अब बताइए चतुर्थेश किस भाव में गया हो। चतुर्थेश कहाँ आया हो, अष्टम में या द्वादश में। तब कौन सी महादशा और कौन सी अंतरदशा लेंगे? चतुर्थेश की महादशा में खष्टेश की अंतरदशा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज विचारणीय है कि एक भाव, जैसे खष्टेश गया यहाँ चतुर्थ में, तो चतुर्थेश को हम अष्टम और द्वादश में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जब ऐसा करेंगे ना तो राशि परिवर्तन हो जाएगा ग्रहों का, इसीलिए उसके पहले भी छोड़ा जा रहा था। 12 भाव है तो 11 नियम क्यों बोला गया? एक भाव छठा छोड़ा गया, 8वें के लिए 8वां छोड़ा गया, 12वें के लिए 12वां, क्यों? क्योंकि तब वैसे केस में राशि परिवर्तन हो जाएगा, और राशि परिवर्तन अशुभ प्रभावों को क्या करता है, कम करता है, विकट स्थिति नहीं बनाता। क्योंकि जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में होते हैं तो अपने घर को बचाए रखने के लिए वे जहां बैठे हैं जिसके घर में, उसके घर को सही रखते हैं, इसीलिए एक भाव छोड़ दिया जा रहा है। दूसरा समझिए, मतलब यहाँ पे 66 नियम बनेंगे एक साथ, अगर हर भाव के लिए आप अलग से लिखें तो आप इन 66 नियमों को लिखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर एक दो नियम में ही सब कंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन आप लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप भी वही दो नियम याद रखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, और लगा ले जाएंगे। चलिए, हम देखते हैं पंचम भाव से संतान को। ठीक, अष्टमेश आकर के पंचम भाव में बैठ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे? पंचमेश अष्टम में जा रहा था, अब हम अष्टमेश को पंचम में ला रहे हैं। अब आप बताइए, अष्टमेश पंचम भाव में गया है, तो पंचमेश किस भाव में गया हो? छठे भाव में और 12वें में गया हो। अष्टम में क्यों नहीं? क्योंकि तब राशि परिवर्तन हो जाएगा।
तब बुरा नहीं रहेगा। हम यहाँ बुरे की चर्चा कर रहे हैं। अष्टमेश पंचम में गया हो और पंचमेश छठे में या बारहवें में गया होगा तो पंचमेश की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा, या अपोज उल्टा भी करेंगे तो भी वही फल आएगा। अष्टमेश में पंचमेश आपके मानसिक स्थिति के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। पंचम भाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, इमोशन, भावनाएं देखते हैं और संतान भी देखते हैं। द्वादश भाव के लिए लागू करिए। द्वादशेश आ गया कहाँ मान लें? द्वादशेश आ गया नवम भाव में। नवम भाव से पिता को देखते हैं। द्वादशेश आ गया नवम भाव में, तो अब आप बताइए नवमेश किस भाव में गया हो? नवमेश अष्टम में गया हो या अष्टम में गया हो? तब एक की महादशा एक की अंतरदशा में समस्याएं होंगी। और किस भाव से जुड़ी समस्या होगी? 6 8 12 से जुड़ी नहीं। जो 6 8 12 में आके बैठ रहा है जिस भाव में, यानी नवम भाव को, चतुर्थ भाव, पंचम, उसको तकलीफ देगा। मिताली जी समझ में आया कुछ? नियम यहाँ पे दो तीन ही हैं, बस उन्हीं को अगर हर भाव पे लागू करेंगे तो ढेर सारे नियम हैं जिस पे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस करिएगा। इससे आपको जब भी कोई भी ग्राफ किसी भी कुंडली में देखिएगा कि कोई भी भावेश 6 8 12 में गया है, तब ये नियम तुरंत मिलाइएगा कि भावेश 6 8 12 में आया है तो 6 8 12 का स्वामी कहीं घुमा करके 6 8 12 में जा रहा है तो ज्यादा समस्या। किसी भी भाव में 6 8 12 का स्वामी गया हो और भावेश खुद गया हो 6 8 12 में, वही राशि परिवर्तन ना होने पाए तो बहुत बुरा असर देगा। तो इस पे प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। छठे भाव पे आपको प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ आपको अष्टम और द्वादश भाव से भी जुड़े कुछ नियम मिल गए क्योंकि मिलता जुलता नियम था, तो तीनों भावों पे आप लोग लगा सकते हैं। गुड़िया दुबे जी अनम्यूट करिए। अयोध्या प्रसाद जी आप बहुत देर से हाथ उठाए थे, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैत्री तीन तरह की होती है, नैसर्गिक, तत्कालिक और पसदा। वो कहाँ कहाँ काम आती है? हेलो। कुंडली देखने के लिए नैसर्गिक मैत्री का प्रयोग करना है। और पंचदा मैत्री? पंचधा मैत्री जैसे तारा मिलान वगैरह में देखते हैं, अगर कोई ग्रह जो है नैसर्गिक मित्र भी है, तत्कालिक मित्र है, तो वो परम मित्र हो जाता है। तो महादशा और अच्छा। अंतरदशा में फल देखने के लिए करते हैं कि जिसकी महादशा और है उसकी अंतरदशा है, दोनों दोनों तरीके से अगर मित्र है तो परम मित्र हो जाते हैं। ठीक है। और अगर तात्कालिक बली और मैत्री गोचर निर्बली में देखा देखने के जाता लिए, है। तात्कालिक बली और मैत्री निर्बली गोचर में देखने के देखना लिए, है, ठीक है। बली निर्बली के लिए। बलि निर्बली का बताया गया है कि कैसे के देखना है। नहीं, मैत्री कौन सी देखनी उसमें? बलि निर्बली के लिए मैत्री नैसर्गिक ही देखेंगे। कुंडली में हमेशा नैसर्गिक अच्छा, मैत्री चलाइए ठीक कि है। हाँ एक मित्र की दशा राशि से में है तो। संबंधित और है। हम्म। अ, अं, अंतर्दशा वाले ग्रह की हम नक्षत्र में जो ग्रह बैठे हैं उसका फल भी देखते हैं। हम्म। तो दोनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह बलवान होना चाहिए?
बलवान नहीं, जैसे मान लीजिए शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और वह शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो शनि जिस भाव हाँ, में बैठा होगा और जिस भाव का स्वामी होगा, तो शुक्र की दशा में उस भाव का भी फल मिलेगा। तो शुक्र की ही को ही देखना है कि वो बली है या नहीं। हाँ, शुक्र को ही देखना, जितना बली निर्बली होगा उसी प्रकार से अच्छा बुरा फल देगा जिसके नक्षत्र में बैठा है उस समय। शनि की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, शनि की नहीं। ठीक। कैलाश जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम, बोल बच्चा। जल्दी पूछिए भैया। गुड़िया जी बोलिए आप। गुरु जी, मैं अजमेर गया था, पे जो स्टोन मिलता है वो, हेलो। बोलिए। हाँ, वहाँ पे स्टोन जो मिलता है अजमेर में जो दिखा रहा है, वो क्या ओरिजिनल है कि मैंने सलाह अब वो हमको वहाँ कैसे पे? पता है स्टोन ओरिजिनल है कि नहीं है? वो तो स्टोन कि वहाँ देखने से पे पता बोला जाता है चलेगा, कि जिसको ओरिजिनल परख स्टोन। होती है वो बताएंगे ना। हर नहीं जगह गया। ओरिजिनल डुप्लीकेट सब मिलता है, वो अपना उसको परख करना पड़ेगा। अच्छा परखना अच्छा। आना चाहिए। गए थे वो थोड़ा ऑफिस टूर में सर, 7-8 दिन का क्लास नहीं कर पाए, ऑफिस टूर में चले गए हम्म चलिए, कभी हम चलेंगे स्टोन के लिए, तब ले चलेंगे आपको, तब पहचानना सिखाएंगे। थे। थैंक यू गुरु जी। गुड़िया जी बोलिए, कहाँ चली गई? म्यूट करके बैठ गई। अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज वाला थोड़ा मुश्किल था तो इसीलिए अभी ज्यादा समझ में नहीं आया। नहीं, मुश्किल नहीं है, थोड़ा अभी लिंक हम भेजेंगे तो देख के फिर से प्रैक्टिस करिएगा। वास्तव में है आसान ही, लेकिन उसी को घुमा फिरा करके 11 भाव पे लगाना है ना, तो इसलिए जी जी। लग रहा है जटिल है, जबकि है बहुत ही आसान। एक ठीक ही है सर। फार्मूला जो है 12 में डिवाइड हो गया है, इसलिए जटिल लग रहा है। अभी रिकॉर्डिंग सुनिएगा और इसको समझ के उतार डालिएगा, या तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया हो। ठीक है सर। चलिए ठीक है, अनुमति दीजिए। किसी का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप करिएगा। चलिए, धन्यवाद।